Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on aromatic amine. और आज जो एरोमेटिक अमाइन की जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर मैं मेनली आज दो पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। वन, द एरोमेटिक अमाइंस के अंदर हम लोग कौन सी टाइप के केमिकल रिएक्शंस देख सकते हैं, और दूसरा जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ऐसा है जो हम लोग एरोमेटिक अमाइन को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो दो टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ये दोनों के दोनों टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो स्टूडेंट्स फार्मेसी की हो, वो स्टूडेंट्स क्लास 11-12 की हो, वो स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो खुद को प्रिपेयर कर रहा है, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरा ये एडवाइस सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो आप मेरा ये वीडियो को अच्छे तरीके से देखो और देखने के बाद इसे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। और इस वीडियो को देखने के बाद और उसे समझने के बाद भी आपका मन के अंदर डाउट और क्वेश्चन है तो आप फ्री हो जो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरा चैनल की कमेंट बॉक्स के अंदर, और आप चाहो तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस भी देना चाहता हूँ जो ऑलरेडी मेरा बाकी वीडियो भी मेरा चैनल के अंदर अवेलेबल है, जैसे बेंजीन एंड इसका डेरिवेटिव्स, दूसरा फेनॉल एंड तीसरा एरोमेटिक अमाइंस की जो आज की जो वीडियो है, ये सभी वीडियो को आप देखो और इसे समझने की कोशिश करो। और जो भी स्टूडेंट्स ने और जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप आपका नॉलेज को अपग्रेड करो, आपका मन के अंदर जो डाउट है उस डाउट को क्लियर करो, और आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप क्वेश्चन पूछो। तो इसके साथ ही साथ मैं आज की जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं शुरू कर रहा हूँ। आप प्लीज़ इस टॉपिक को एंजॉय करो। सो लेट्स एंजॉय द डिजिटल क्लास ऑफ डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन। सो सबसे पहले मैं जो टॉपिक बोलना चाहता हूँ वो ऐसा है जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन एरोमेटिक अमाइन। सो क्वेश्चन ये आ रहा है जो एरोमेटिक अमाइंस के अंदर हम लोग कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो एरोमेटिक अमाइन एसिड के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। अभी मन में क्वेश्चन वो भी जनरेट हो रहा है जो एमाइन क्यों एसिड के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एमाइन नेचर वाइज बेसिक है। जब ये बेसिक है तो डेफिनेटली वो एसिड के साथ रिएक्शंस कर पाएंगे, और जब वो एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे, रिएक्शंस करने के बाद वो सॉल्ट को जनरेट करेंगे, और जब एमाइन एसिड के साथ रिएक्शंस करने के बाद सॉल्ट को जनरेट करते हैं, ऐसे सॉल्ट को हम लोग यहाँ पर एमाइन सॉल्ट बोलते हैं। अभी ये जो एमाइन सॉल्ट है, ये एमाइन सॉल्ट कंपोज ऑफ टू टाइप ऑफ आयन है, और इस सॉल्ट के अंदर हम लोग देख पाएंगे और देखेंगे जो ये जो सॉल्ट जो रिएक्शंस के बाद जो जनरेट होते हैं, ये दो टाइप के आयन को जनरेट करते हैं। एक आयन हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे प्लस चार्ज कैरी करेंगे, और दूसरा जो आयन होंगे वो यहाँ पर माइनस चार्ज कैरी करेंगे। तो जो मैंने वर्ड बोला उसे हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर रिएक्शंस में हम लोग देख पा रहे हैं जो एनिलीन यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं। तो जब HCl के साथ वो रिएक्शंस करेंगे तो HCl यहाँ पर आयनाइजेशन हो जाएंगी, और आयनाइजेशन के बाद HCl यहाँ पर H प्लस आयन को जनरेट करेंगे। जो H प्लस आयन यहाँ पर NH2 के साथ जुड़ने के बाद वो NH3 को जनरेट करेंगे, और जानते हैं हम लोग क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसीलिए यहाँ पर क्लोरीन Cl माइनस आयन में जनरेट हो जाएंगे। तो मैंने अभी बोला जो यहाँ पर जो एमाइन सॉल्ट है वो दो चार्ज कैरी करते हैं, और इस रिएक्शंस में हम लोग देख पा रहे हैं जो एनिलीन के साथ जब HCl रिएक्शंस किए, रिएक्शंस करने के बाद जो प्रोडक्ट जनरेट किए, तो प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने एक प्लस चार्ज देख पाए, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर माइनस चार्ज भी यहाँ पर देख पाए। अभी जो सेकेंड रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन है एमाइंस के साथ नाइट्रस एसिड की। तो अभी क्वेश्चन में ये आंसर में आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ जो नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड का डिफरेंशिएशन क्या है। जब नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो उस जगह पे हम लोग देख पाएंगे उसमें एक हाइड्रोजन होते हैं, एक नाइट्रोजन होते हैं, और 3 ऑक्सीजन एटम वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जब हम लोग नाइट्रस एसिड को देखेंगे तो उस जगह पे हम लोग देख पाएंगे जो उसके अंदर एक हाइड्रोजन होंगे, एक नाइट्रोजन होंगे, और 2 ऑक्सीजन एटम वहाँ पर देखेंगे। इसका मतलब नाइट्रोजन कि इसका मतलब ये हो रहा है जब नाइट्रस एसिड के साथ जब हम लोग नाइट्रिक एसिड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन होंगे एक ऑक्सीजन एटम की। तो जब ये रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे तो रिएक्शंस को देखने से पहले हमें ये जानना होगा जो रिएक्शंस में हम लोग नाइट्रस एसिड को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं जो रिएक्शंस में हम लोग नाइट्रस एसिड को कैसे बनाएंगे। तो नाइट्रस एसिड को बनाने के लिए हमें चाहिए सोडियम नाइट्रेट, और इस सोडियम नाइट्रेट के साथ जब हम लोग HCl का रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर सोडियम इस क्लोरीन
क्लोरीन के साथ जुड़ने के बाद वो HCl NaCl को जनरेट करेंगे और उसके साथ ही साथ वो यहाँ पर नाइट्रस एसिड दैट मीन्स HNO2 को जनरेट कर लेंगे। अभी ये जो नाइट्रस एसिड यहाँ पर जनरेट होंगे, इस नाइट्रस एसिड को हम लोग यहाँ पर एमाइन के साथ रिएक्शंस करेंगे। हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस में देख पा रहे हैं जो हम लोग ने यहाँ पर जो एमाइन यहाँ पर यूज़ किए, ये एमाइन हमारा प्राइमरी एमाइन है। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे और कैसे समझेंगे, ये प्राइमरी एमाइन है क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर एडजेसेंट 2 हाइड्रोजन हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक एराइल ग्रुप हम लोग देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा प्राइमरी एमाइन है। तो ये प्राइमरी एमाइन के साथ जब हम लोग नाइट्रस एसिड और HCl का रिएक्शंस करेंगे, तो रिएक्शंस करने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट जनरेट होंगे, उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं और इसे हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। और ये डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर बेंजीन के साथ जुड़ा है, तो इसीलिए हम लोग इस सॉल्ट को हम लोग यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और बोलेंगे। और यहाँ पर जनरली सॉल्ट क्लोरीन से बना हुआ है और इसीलिए हम लोग इस प्रोडक्ट को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोल रहे हैं। हमें इस जगह पे ये भी चीज़ याद रखना है, जो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम लोगों ने ऑब्टेन किए, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम लोग हीट करेंगे रूम टेम्परेचर में, तो इस जगह पे ये प्रोडक्ट जनरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो अभी मन में ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, जो नाइट्रस एसिड यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो ये प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्शंस कर सकता है, तो अभी हम लोग ये भी देख लेंगे जो नाइट्रस एसिड क्या टर्शियरी एमाइन के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। डेफिनेटली नाइट्रस एसिड यहाँ पर टर्शियरी एमाइन के साथ भी रिएक्शंस कर सकती है। और रिएक्शंस में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट हमारा टर्शियरी एमाइन है। और हमें कैसे पता चला ये रिएक्टेंट टर्शियरी एमाइन है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हम लोग देख पा रहे हैं कोई भी एडजेसेंट हाइड्रोजन नहीं है जो टर्शियरी एमाइन के अंदर नहीं होता। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने 3 ग्रुप, दैट मीन्स यहाँ पर एक एराइल ग्रुप और 2 एल्काइल ग्रुप देख पा रहे हैं, मतलब ये हमारा टर्शियरी एमाइन है। और इस टर्शियरी एमाइन को जब हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, रिएक्शंस करने के टाइम पे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो NO+ आयन और NO+ ग्रुप, जो ग्रुप यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, एक ग्रुप जिसे हम लोग एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के हिसाब से जानते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर रिएक्शंस में इन्वॉल्व हुए और प्रोडक्ट के अंदर जुड़ चुका है पैरा पोजीशन में। जुड़ने के बाद ये प्रोडक्ट हमारा जनरेट कर चुका है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोसोएनिलीन। तो इसमें ये जो नाइट्रोसोएनिलीन वो जनरेट होते हैं और वो जनरेट जब हो जाते हैं वो येलो कलर की प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में जनरेट होते हैं। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन ले सकते हैं जो एरोमेटिक एमाइन जैसे प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, एरोमेटिक एमाइन में वो प्राइमरी एमाइन हो, एरोमेटिक एमाइन में वो टर्शियरी एमाइन हो, ये एमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शंस करने के बाद वो प्रोडक्ट को जनरेट कर सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर लिए, जो प्राइमरी एमाइन के साथ हम लोग रिएक्शंस किए तो वहाँ पर वो डाइजोनियम सॉल्ट को जनरेट किए, और जब हम लोग टर्शियरी एमाइन के साथ रिएक्शंस किए नाइट्रस एसिड की, और उस जगह पे वो यहाँ पर नाइट्रोसोएनिलीन को यहाँ पर जनरेट किए। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शंस किए एमाइन के, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कार्बाइल एमाइन रिएक्शंस को भी देखेंगे। अभी ये जो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन से, ये रिएक्शंस जैसे एरोमेटिक एमाइन के अंदर हो सकता है, ये रिएक्शंस एलिफेटिक एमाइन के अंदर भी हो सकते हैं। और जब हम लोग इसे एरोमेटिक एमाइन के साथ रिएक्शंस करेंगे तो उस कंडीशन में रिएक्शंस में एक क्लोरोफॉर्म के साथ और ये इथानॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हमें रिएक्शंस को करना है। और रिएक्शंस करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर जनरेट होंगे, वो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा जनरेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बाइल एमाइन, और इट कैन ऑल्सो कॉल्ड एज एन आइसोसाइनाइड और it can also be called as an isonitrile. So ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर जनरेट हुए जो कार्बाइल एमाइन हो और उसे हम लोग आइसोसाइनाइड बोले और उसे हम लोग आइसोनाइट्राइल बोले, ये प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से हम लोग इस रिएक्शंस को कार्बाइल एमाइन रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसमें से एक ही चीज़ हमें याद रखना है, ये कार्बाइल एमाइन जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस एलिफेटिक एमाइन के लिए भी एप्लीकेबल है और ये रिएक्शंस एरोमेटिक एमाइन के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी हम लोग देख लेते हैं जो दूसरा रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस हम लोग अभी देख पा रहे हैं, इसे हम लोग हिंसबर्ग रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, ये हिंसबर्ग रिएक्शंस एक्चुअली है क्या? सो ये जो हिंसबर्ग रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस के अंदर हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं, जिसे हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसमें से मैं सभी स्टूडेंट्स के साथ ये वर्ड में शेयर करना चाहता हूँ, जो ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस पर्टिकुलरली हम लोग तब करते हैं जब हम लोग क्वेश्चन स्टूडेंट्स को पूछते हैं जो आप किस तरीके से प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन को डिफरेंशिएशन करोगे। इसमें से स्टूडेंट्स को और एक चीज़ भी याद रखना है, ये एमाइन प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो,
जो यहाँ पर एलिफेटिक है, नहीं तो मान लो ये एमाइन हमारा एरोमेटिक है। सो ये एलिफेटिक हो और एरोमेटिक हो, ये दोनों एमाइन के अंदर जब आप लोगों को डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा, जो आप कैसे करके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन को डिफरेंशिएशन करोगे, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर हिंसबर्ग रिएक्शंस को यूज़ करके, हिंसबर्ग रिएक्शन को यूज़ करके आप उसे डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो कैसे करके हम लोग हिंसबर्ग रिएक्शन को यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन के अंदर डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दो रिएक्टेंट देख पा रहे हैं। एक रिएक्टेंट यहाँ पर प्राइमरी एमाइन है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर दो एडजेसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर हम लोगों ने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज़ किए, जहाँ पर हम लोग क्लोरीन देख पा रहे हैं। सो रिएक्शंस के टाइम पे क्या होते हैं, रिएक्शंस कंप्लीटली पायोडीन के प्रेजेंस पे होते हैं, सॉल्वेंट के हिसाब से, जहाँ पर हम लोग पायोडीन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के अंदर है, वो क्लोरीन यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उस हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के बाद वो HCl को जनरेट करते हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर वो प्रोडक्ट को जनरेट कर लेते हैं, और प्रोडक्ट वो जनरेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ N-phenyl बेंजाइल सल्फोनामाइड। और ये जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर जनरेट हो रहा है, इस प्रोडक्ट को हम लोग जब एल्काली के साथ डाल देते हैं, एल्काली के साथ इसको जोड़ देते हैं, तो ये प्रोडक्ट हमारा एल्काली के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। लेकिन यही रिएक्शंस जब हम लोग सेकेंडरी एमाइन के केस में करेंगे, तब उस रिएक्शंस करने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट जनरेट होंगे, वो प्रोडक्ट को जब हम लोग एल्काली के अंदर डालेंगे, तो उस जगह पे हम लोग ये देख पाएंगे, जो प्रोडक्ट एल्काली के अंदर डालने के बाद वो प्रोडक्ट एल्काली के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। इसमें से एक स्टूडेंट्स को भी याद रखना है, जैसे मैंने बोला सेकेंडरी एमाइन ये रिएक्शंस कर पाएंगे, और सेकेंडरी एमाइन ये रिएक्शंस इसीलिए कर पाएंगे क्योंकि ये रिएक्शंस करने के लिए नाइट्रोजन के साथ एडजेसेंट हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो यहाँ पर प्राइमरी एमाइन के अंदर हम लोग एडजेसेंट हाइड्रोजन 2 देखा, इसीलिए मैंने बोला रिएक्शंस पॉसिबल है, क्योंकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जोड़ चुका है। जब सेकेंडरी एमाइन देखेंगे तो उस जगह पे भी एडजेसेंट हाइड्रोजन 1 होते हैं, इसीलिए वो क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करके HCl को जनरेट करेंगे, और उसके साथ ही साथ वो प्रोडक्ट को भी जनरेट करेंगे, और वो प्रोडक्ट एल्काली के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होंगे। लेकिन जब हम लोग इस रिएक्शंस को टर्शियरी एमाइन के अंदर देखेंगे, तो उस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे, जो टर्शियरी एमाइन ये रिएक्शंस को कर नहीं पाएंगे, फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि टर्शियरी एमाइन के अंदर नाइट्रोजन के साथ हम लोग कोई भी टाइप की एडजेसेंट हाइड्रोजन नहीं देखेंगे। और टर्शियरी एमाइन के अंदर कोई भी टाइप के एडजेसेंट हाइड्रोजन ना होने के लिए वो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के क्लोरीन के साथ रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए वो प्रोडक्ट जनरेट नहीं हो पाएंगे। और प्रोडक्ट नहीं जनरेट होने के लिए उसे हम लोग एल्काली के अंदर डाल भी नहीं पाएंगे, और वहाँ पर सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो इसमें से आपने समझ चुके हैं स्टूडेंट्स, जो आपको जब ऐसा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन दिया जाए, तो आप कैसे करके हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करके प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शियरी एमाइन को डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और इसका सिंपल वर्ड में मैं आपको ये बोलना चाहूँ, जो हिंसबर्ग रिएक्शंस करने के बाद, हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करने के बाद, जो प्राइमरी एमाइन के बाद जो प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, वो प्रोडक्ट आपको एल्काली के अंदर डिसॉल्व होंगे। सेकेंडरी एमाइन की जब आप हिंसबर्ग रिएक्शंस के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करोगे, जो प्रोडक्ट आपका जनरेट होंगे, वो प्रोडक्ट एल्काली के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। और टर्शियरी एमाइन ये रिएक्शंस करता ही नहीं है, तो इसीलिए इसी तरीके से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन को डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट और हिंसबर्ग टेस्ट। अभी हम लोग दूसरा जो रिएक्शंस देखने वाले हैं, उस रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ये एसाइलेशन रिएक्शंस भी हिंसबर्ग रिएक्शंस के जैसा ही है, क्योंकि इस रिएक्शंस को यूज करके भी हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन को डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अभी मन में क्वेश्चन वही जनरेट हो रहा है, ये एसाइलेशन रिएक्शंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन के केस में क्यों हो पाएंगे और टर्शियरी एमाइन की जगह पे रिएक्शंस क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि मैंने अभी बोला, जब हम लोग ये रिएक्शंस करेंगे तो उस रिएक्शंस में हमें ये देखना है जो प्राइमरी एमाइन के अंदर एडजेसेंट हाइड्रोजन है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो प्राइमरी एमाइन के अंदर एडजेसेंट हाइड्रोजन 2 होते हैं, और हम लोग यहाँ पर एनिलीन के अंदर 2 एडजेसेंट हाइड्रोजन देख पा रहे हैं, और इसीलिए हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करने के बाद HCl जनरेट कर रहा है। उसके साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं जो प्रोडक्ट भी यहाँ पर वो जनरेट कर चुका है, और जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिटिनालाइड के फॉर्म में। उसी तरीके से जब सेकेंडरी एमाइन को हम लोग रिएक्शंस करेंगे, तो उस जगह पे हम लोग ये देख पा रहे हैं जो सेकेंडरी एमाइन भी रिएक्शंस कर पाएंगे। अभी क्वेश्चन यही मन में जनरेट हो रहा है, सेकेंडरी एमाइन ये रिएक्शंस क्यों कर पाएंगे? मैंने अभी बोला, ये रिएक्शंस करने के लिए आपका नाइट्रोजन के साथ एडजेसेंट हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप एडजेसेंट हाइड्रोजन देख पा रहे हो, और एडजेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर होने के लिए वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर
चुका है और करने के बाद वो HCl को जेनरेट कर चुका है और जेनरेट करने के बाद आप यहाँ पर प्रोडक्ट देख पा रहे हो और प्रोडक्ट यहाँ पर आपका जेनरेट हो रहा है एन मिथाइल एन फिनाइल बेंजामाइड। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं वो प्राइमरी अमाइन हो और सेकेंडरी अमाइन हो, ये दोनों के दोनों अमाइन एसाइलेशन रिएक्शंस कर पाते हैं, क्योंकि प्राइमरी अमाइन के केस में भी हम लोग एडजेसेंट हाइड्रोजन देखा और सेकेंडरी अमाइन के केस में भी हम लोगों ने एडजेसेंट हाइड्रोजन देखा और इसीलिए वो एसाइलेशन रिएक्शंस कर पाए। लेकिन जब क्वेश्चन टर्शियरी अमाइन के आते हैं तो वो टर्शियरी अमाइन यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग टर्शियरी अमाइन के अंदर जानते हैं जो वहाँ पर हम लोग कोई भी टाइप के एडजेसेंट हाइड्रोजन नहीं देख पाएंगे और एडजेसेंट हाइड्रोजन ना होने के लिए वो टर्शियरी अमाइन यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से हम लोग प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन को सेपरेशन एंड डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एसाइलेशन रिएक्शंस के माध्यम से। अभी हम लोग ये देख पा रहे हैं जो एरोमेटिक अमाइन है, ये एरोमेटिक अमाइन एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शंस करते हैं और अभी हम लोग देख लेते हैं वो एरोमेटिक अमाइन के साथ कैसे रिएक्शंस करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एनिलीन के साथ बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शंस कर रहे हैं, तो एनिलीन की स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं और बेंजाल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं जो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर वो एक सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। तो जब रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस के टाइम पे हम लोग ये देख पाएंगे जो एनिलीन के अंदर जो 2 हाइड्रोजन हैं, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर एल्डिहाइड के जो ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ने के बाद वो वाटर मॉलिक्यूल को जेनरेट कर देंगे और बाकी जो रहेंगे एनिलीन के अंदर बाकी क्या रहेंगे, हाइड्रोजन तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद वाटर मॉलिक्यूल जेनरेट कर चुका है, तो एनिलीन के अंदर बाकी क्या रहेंगे, एक बेंजीन रिंग और उसके साथ एक नाइट्रोजन और बेंजाल्डिहाइड के अंदर क्या बाकी रहेंगे, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक बेंजीन रिंग और कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड। तो हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस के बाद जो प्रोडक्ट हमारा जेनरेट हो रहा है वहाँ पर देख पा रहे हैं जो एक बेंजीन रिंग जो एनिलीन के अंदर वो यहाँ पर आ चुका है, बेंजीन के साथ उसके साथ ही साथ नाइट्रोजन भी आ चुका है जो एनिलीन के अंदर था और उसके साथ हम लोग देख पा रहे हैं बेंजाल्डिहाइड के दूसरा रिंग बेंजीन रिंग भी आ चुका है और उसके साथ कार्बन हाइड्रोजन आ चुका है और कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ था वो डबल बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जुड़ने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट जेनरेट कर चुका है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट जेनरेट होते हैं उस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट बेस के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे जो एरोमेटिक अमाइन और कौन से रिएक्शंस कर सकता है। एरोमेटिक अमाइन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को भी कर सकता है और इसका सबसे बड़ा प्रूव ऐसा है जो हम लोग सिंपल एनिलीन को लेने के बाद, और डेफिनेटली आप इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल डिस्टिल एनिलीन यूज़ कर सकते हो और आप इसीलिए मैं ऐसा आपको सजेशन कर रहा हूँ जैसे आप यहाँ पर डिस्टिल एनिलीन यूज़ करो, क्योंकि डिस्टिल्ड एनिलीन की जो कलर होते हैं वो कलर होते हैं कलरलेस और इसीलिए वो डिस्टिल्ड एनिलीन को आप बीकर में ले लो और लेने के बाद उसको कुछ टाइम तक रूम टेम्परेचर में रख दो और आपको याद रखना है जब उसे रूम टेम्परेचर में रखोगे तो वो एयर की टच में आना चाहिए। तो जैसे ही वो एयर के टच में आएंगे तो आप देख पाओगे जो एनिलीन की जो कलर है वो कलर चेंज हो जाएंगे, चेंज होके वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन वही आ रहा है वो येलो कलर में और डार्क कलर में कन्वर्ट क्यों होते हैं, वो डार्क कलर और येलो कलर में इसीलिए कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। इसी चीज़ को हम लोग रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो यहाँ पर एनिलीन है और एनिलीन के साथ हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए। एक हम लोगों ने यूज़ किए K2CR2O7 और उसके साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज़ किया और यूज़ करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर जेनरेट हुए और जो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा जेनरेट हो रहा है वो प्रोडक्ट है यहाँ पर पैरा बेंजो क्विनोन और ये प्रोडक्ट जो जेनरेट होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, डार्क येलो कलर के होते हैं और ये कन्वर्शंस जो हो चुका है एनिलीन से और इसी से हम लोग ये बोल सकते हैं जो एनिलीन इजीली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद वो ऐसा येलो डार्क कलर की प्रोडक्ट को जेनरेट करते हैं और इससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं जो एनिलीन हम लोग इजीली एनिलीन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 7 रिएक्शंस आपके साथ मैंने शेयर किए, आपको जो मैंने समझाया इसे आप फिर से समझ लो और इसको जानने की आप कोशिश करो। और अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ वो है आप एरोमेटिक अमाइन को कैसे करके प्रिपेयर करोगे। तो इसे हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो नाइट्रो कंपाउंड आर रिड्यूस्ड टू अमाइन बाय पासिंग द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ catalysts like the nickel, palladium, platinum and also by reductions with the metal in the acidic medium. So reductions with the iron scrap and hydrochloric acid is preferred because the FeCl2
form gets hydrolyzed to release the hydrochloric acid during the reactions. तो जो मैंने वर्ड बोला और जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया उसे हम लोग अभी एग्जाम्पल से और रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड है और यहाँ पर हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देख पा रहे हैं। एरोमेटिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोगों ने यहाँ पर नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे रिएक्शंस कर रहे हैं। जब रिएक्शंस करेंगे तो उस जगह पे हम लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ चुका है, और यहाँ पर जब नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ चुका है तो उस जगह पे हम लोग इसे सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो, और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आकर जुड़ा तो इसीलिए इसे हम लोग सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड के हिसाब से हम लोग इसे कंसीडर कर रहे हैं। और ये सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड जो हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर किए, इसे जब हम लोग हाइड्रोजन और कैटलिस्ट में यहाँ पर बोला निकेल आप यूज़ कर सकते हो, पैलेडियम प्लैटिनम के एजेंट्स पर आप रिएक्शंस करोगे तो उस जगह पे आपका सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जेनरेट हो जाएंगे, और जो हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस में देख सकते हैं। और इसी को मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से समझाना और भी कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो आप इसे भी समझ सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने बोला आप यहाँ पर एक एरोमेटिक कंपाउंड लोगे, मैंने अभी बोला इसे आप एक एरोमेटिक कंपाउंड लोगे और ये रिएक्शंस करने के लिए आपको एरोमेटिक कंपाउंड ही लेना है। और जब अभी एरोमेटिक कंपाउंड के हिसाब से आप इसे यहाँ पर बेंजीन यूज़ कर सकते हो, तो चलिए हम लोग इसको बेंजीन से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर इसे बेंजीन ले लो, बेंजीन को आप नाइट्रेशन करो तो यहाँ पर आपका नाइट्रोबेंजीन जेनरेट हो जाएंगे। और इसी नाइट्रोबेंजीन को जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन और इस रिएक्शंस को निकेल प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करोगे तो उस जगह पे आपका जो प्रोडक्ट जेनरेट होंगे वो प्रोडक्ट आपका क्या जेनरेट होंगे, उस जगह पे आपका प्रोडक्ट नाइट्रोएनिलीन जेनरेट हो जाएंगे। और इसी रिएक्शंस को आप जब ये नाइट्रोबेंजीन जो मैंने बोला और नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड जो एरोमेटिक कंपाउंड मैंने बोला उसको आप आयरन एंड HCl के प्रेजेंस पे भी रिएक्शंस करते हो तो उस जगह पे भी आपका ये प्रोडक्ट जो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आपका जेनरेट हो जाएंगे और जेनरेट आप कर पाओगे। तो ये जो रिएक्शंस हम लोगों ने देखा ये रिएक्शन से मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एरोमेटिक अमाइन, तो जो आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाएंगे और वो एग्जाम हॉल आपका बोर्ड हो और एग्जाम हॉल आपका यूनिवर्सिटी हो तो उस जगह पे जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन किए उसी तरीके से आपको ये एक्सप्लेनेशन करना है, और एक्सप्लेनेशन करना है आपको विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से। तो आज के जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में मैंने ये दो टॉपिक के बारे में आपको मैंने डिस्कस कर दिए, और नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक ये होंगे जो सिंथेसिस एंड सिंथेटिक यूज ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को फिर से मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये टॉपिक देखने के बाद आपके मन में कोई क्वेश्चन जनरेट होते हैं तो आप फ्रीली मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरा कमेंट बॉक्स के अंदर, चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आप चाहो तो मुझे मेल भी कर सकते हो। और लास्टली में सभी स्टूडेंट्स को और सभी व्यूअर को और जो भी मेरा चैनल को देख रहा है और जो भी मेरा चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो भी मेरा चैनल को इन फ्यूचर सब्सक्राइब करने वाले हैं, सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं कि वो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और आप मुझे इंस्पायर कर रहे हो जो ऐसा एजुकेशनल वीडियो और ऐसा केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो को बनाने के लिए। और इसीलिए मैं आपके पास मैं आभारी हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, और इसीलिए आपके सामने मैं फिर से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। सो थैंक्स ईच एंड एवरी पर्सन और ईच एंड एवरी व्यूअर एंड माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।